हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन चौधरी। मैं आपका दोस्त नमन चौधरी। हाँ जी, ये है नमन चौधरी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो, जो है 60 साल तक सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार कैसे खत्म हुई। क्या टॉपिक है भाई? 60 साल तक सत्ता पर राज करने वाली सरकार कैसे हुई बर्बाद। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या हुआ, कैसे किस तरह से क्या कमियां रहीं, क्या नीतियों में खराबी रही। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो में। तो जब 1971 में खुद पूर्व बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने तब की कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहा था। जी हां, जब भारत को पाकिस्तान पर 1971 की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त कांग्रेस इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कितनी पावरफुल थी। फिर आया 1975 का दौर, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई और ये 1977 तक चली। इसी बीच इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बहुत ज्यादा आलोचना देश भर में हुई, मगर कांग्रेस की लोकप्रियता उस टाइम इतनी थी कि 1980 में पूरे भारत में इलेक्शन करवाए गए और कांग्रेस ने 542 में से 353 सीटें जीती और 13 राज्यों में पार्टी को 50% से अधिक वोट मिले। यही पावर राजीव गांधी के कांग्रेस में ट्रांसफर हुई और अब तक की पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत देखी गई, जहां कांग्रेस को 404 सीटें मिली और 17 राज्यों में 50% से ज्यादा वोट मिले थे। मगर आज का वक्त कुछ और है और एक ऐसा काल कांग्रेस के सर पे नाच रहा है जहां उनकी पार्टी को 100 वोट मिलना भी अब मुश्किल सा लग रहा है। ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस आजादी के बाद से इतनी पावरफुल थी, आज फेल हो रही है? कहां हो गई चूक कांग्रेस पार्टी से और क्या अब वापस कांग्रेस अपनी धाक जमा पाएगी? चलिए, जब कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसको बड़े से बड़े ऑपोजिशन के नेता हराने की कोशिश में लगे रहते थे। अगर पार्टी की पॉलिटिकल जर्नी को देखा जाए तो ये 3 टाइमलाइंस में बांटी जा सकती है। आजादी के बाद ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में उसकी पहली शुरुआत हुई थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। 1971 में इसका पूर्व जन्म हुआ, जब इंदिरा गांधी ने पुरानी पार्टी से मुक्त होकर नई कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1984 में उनके देहांत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने इसकी कमान संभाली, पर 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। 1992 और 97 के बीच एक पॉलिटिकल गैप सा था, जहां पार्टी को रिप्रेजेंट नेहरू गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया था। मगर 1997 में सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस की बागडोर संभालने से पार्टी का 3.0 वर्जन सामने आया। उन्होंने 2004 में केंद्र में सत्ता में वापसी की और 2014 में चुनावी मैदान में उतरने से पहले 10 साल तक शासन किया। इस पार्टी की नई शुरुआत आजाद भारत के बाद हुई, जब सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेहरू 1952 में लैंडस्लाइड वोट से जीते और 401 सीट्स में से 364 सीट्स अपने नाम की थी। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी बनाई और वहां से नेहरूवियन एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस शुरू हुआ। इन इलेक्शंस में कांग्रेस के खिलाफ खाली 2 ही पार्टी खड़ी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने खाली 16 सीटें जीती और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस से टूटकर ही बनी थी। इनकी पार्टी को इस इलेक्शन में बस 12 सीटें ही मिली थी। जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसके साथ ही ये इंडिपेंडेंट भारत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी के रूप में देखे जाने लगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेहरू जी का बोलबाला बना रहा था। इन 15 सालों में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और वैसे ही नेहरू सोवियत एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इनका मानना था कि भाई भारत की हैवी इंडस्ट्रीज सरकार के ही हाथ में होनी चाहिए, इसलिए भारत की बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में ही रही। अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में नेहरू का कद बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मासेस में खाली नेहरू की ही फेस हर जगह देखा जा रहा था और स्टेट लेवल और लोकल लेवल के पॉलिटिशियन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से अब कांग्रेस का मकसद खाली इलेक्शन जीतने का ही लग रहा था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसके लीडर का इन्फ्लुएंस लोअर लेवल तक होता था। मगर अब ये शिफ्ट होके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और टॉप ऑफिशियल तक ही रह गया था। इसका पता चलता है 1957 और 1962 के इलेक्शन से, जहां कांग्रेस ने लैंडस्लाइड वोट्स जीते थे। मगर सबसे बड़ी गाज उस पर तब गिरी जब भारत चाइना से 1962 का वॉर हार जाता है।
इसको नेहरू की पॉलिसीज का फेलियर माना जाता है और कुछ एमपीज तो पार्लियामेंट में नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। इसके साथ ही 1963 में कुछ लोकसभा सीट्स में बाय इलेक्शन भी होते हैं। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स थी क्योंकि इन सीट्स पर कांग्रेस के ऑपोजिशन में 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स खड़े थे, लेकिन सारा जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस ये सीटें हार जाती है। इन सीट्स पर जीत हासिल करते हैं राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और जेबी कृपलानी, जो उस टाइम नेहरू और कांग्रेस के सबसे बड़े क्रिटिक हुआ करते थे। अब नेहरू प्रेशर में आ गए थे और उनके पास एक ही प्लान था, कामराज प्लान। कामराज उस टाइम तमिलनाडु कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी थे। इन्होंने तब कांग्रेस को फिर से अपनी धाक जमाने में मदद की और कई सारे मिनिस्टर्स ने इनके साथ मिलकर रिजाइन कर दिया। यहां से कांग्रेस अपने वोटर्स को दिखाना चाहती थी कि वो वापस ग्रास रूट से काम करना शुरू करेगी। इसका असर लोगों के बीच में दिखने लगा और जब 1964 में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन हुए तो कामराज को कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। इस कामराज प्लान ने उस टाइम बहुत बड़े क्रिटिक्स और खुद कांग्रेस के लीडर्स को चुप करवा दिया था। कांग्रेस ने फिर से ये बात की थी कि वो डेमोक्रेसी के लिए ही काम कर रहे हैं और लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। मगर 27 मई 1964 को कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगता है जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। अब नेहरू जी की अचानक डेथ के बाद देश का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का सक्सेसर कौन बनेगा, इसके बीच पार्टी में कई सारी फूट पड़ने लगी थी। ये कांग्रेस पार्टी के उजड़ने और उसकी राजनीतिक विरासत को कमजोर पड़ने के पहले संकेत के रूप में देखा गया था और जिससे नेहरूवादी एरा के दौरान लोगों के बीच मिला भारी जन समर्थन धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा था। मगर इन अंदरूनी झड़प के बीच लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पर कांग्रेस को कहां ही पता था कि फिर से उनको नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ सकता है। 11 जनवरी 1966 को अचानक ही ताशकेंत में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है और फिर से कांग्रेस के खेमे में प्रधानमंत्री बनने की होड़ शुरू हो जाती है। उस वक्त इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में कड़ी टक्कर होती है। अब फिर से कामराज जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कई मिनिस्टर्स के साथ मिलकर मोरारजी देसाई को कन्विंस करने की कोशिश करें कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए, लेकिन मोरारजी देसाई अपना नाम वापस नहीं लेते। इसके बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें मोरारजी देसाई को 100 वोट्स मिलते हैं और दूसरी ओर इंदिरा गांधी 355 बम्पर वोट से जीती हैं। मगर इस बीच कांग्रेस पार्टी में सब खुश नहीं थे और इंटरनली उनके लीडर्स के बीच में दिक्कतें होने लगी। काफी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कांग्रेस 2 पार्टी में डिवाइड हो गई। एक तरफ थी कांग्रेस ओ, जिसके पास सपोर्ट था 65 एमपीज और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 259 मेंबर्स का, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आई ये बनती है जिसके पास बाकी बचे मेंबर्स का सपोर्ट रहता है। फिर आता है 1971 का आम चुनाव जो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ा था और उनके गरीब समर्थक ने उनके पक्ष में चुनावी लहर पैदा कर दी, जिसकी वजह से पार्टी ने 69 और पार्लियामेंट सीट्स जोड़ दी और पूरे भारत में अपना वोट शेयर 3% बढ़ा दिया। इन चुनावों ने कांग्रेस की लीडरशिप के मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया और यहाँ इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में समान जीवन से भी बड़ी छवि हासिल की और भारतीय राजनीति में गट पर्सनालिटी के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। इस वजह से कांग्रेस की दूसरी पार्टी खत्म हो चुकी थी और क्रिटिक्स की आवाज को दबा दिया गया था। उन्होंने स्टेट लीडर्स को रिप्लेस करके ऐसे लोगों को जगह दी जिनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था और जो उनके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। पार्टी के ढांचे को नीचे से ऊपर की ओर तक बदल दिया गया और आम लोगों के साथ इसके जुड़ाव को कमजोर कर दिया गया, जिससे वोटर से कम्युनिकेशंस और फीडबैक बंद हो चुका था। मगर ये खुद कांग्रेस पे बैकफायर कर गया जब 1972 में पार्टी कई बाय इलेक्शन हार गई और एक ऐसी सीट भी हारी जिसे वो पहले कभी आम चुनाव के बाद से नहीं हारी थी। इसके साथ ही उस टाइम पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण हाई इन्फ्लेशन और कई जगह तो ड्रफ तक देखा गया था। इन सब की वजह से उनकी इमेज लोगों के सामने गिरने लगी और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भी कम होता दिख रहा था। इसलिए 1975 में पूरे भारत में इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अब पूरे देश की पावर उनके ही हाथ में आ चुकी है। मगर इसका जवाब लोग और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज 1970 के आम चुनाव में देते हैं, जब ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आके जनता पार्टी बनाकर दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का प्रण लेती है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार होती है, जहां वो 200 से ज्यादा सीट्स हार जाती है और 9% पॉपुलर वोट्स भी उसके हाथ से निकल जाते हैं। मगर ये ऑपोजिशन पार्टीज का गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं टिकता और कांग्रेस फिर से 1980 के इलेक्शन में एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है और यहां से कांग्रेस का परचम फिर से लहराने लगता है। पर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त इंदिरा गांधी को तो
ये था वीडियो, और 7 मिनट का ही वीडियो, 8 मिनट का वीडियो मैंने कवर किया है। अब बाकी अगला वीडियो दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये कांग्रेस का अभी इंदिरा गांधी तक का हमने दिखाया है, अगले पार्ट में दिखाएंगे राजीव गांधी से और 2024 तक का, 14 तक का क्या हुआ कांग्रेस में, क्या क्या नीतियाँ उनकी ख़राब रहीं जिससे पब्लिक ने उनको नकार दिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अगली में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हाँ जी, क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ जी, और शेयर करें। हाँ, मेरी बात तो आप नहीं मानते, नमन की बात आप मानो। तो जय श्री राम, जय हिंद।